हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी डोज स्टार्ट किया है फॉर अकाउंटिंग। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसके बाद इसी लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, यानी बहुत सारी डेफिनेशंस हमने आपको पढ़ाई थी। इसके बाद एक फ्लो चार्ट पढ़ाया था और हिस्ट्री पढ़ी थी हमने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ो जहां पे मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ाया था आपको इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं। थोड़ा सा फिर से रिकॉल करेंगे 1-2 सेकंड के लिए ताकि आपको याद आए। हमने आपको बताया था इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है। यहां पे समझेंगे सर इवेंट क्या होता है। इवेंट और ट्रांजैक्शन में बच्चों को यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, तो उनको समझाएंगे कि इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस होती है। देखो बेटा, यहां पे मान के चलिए कि एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट, यानी हर कोई ट्रांजैक्शन जो होती है वो इवेंट बन जाती है आपकी, लेकिन हर कोई इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे आपकी कंपनी है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक मैनेजर है जो बड़ा काबिल मैनेजर है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी को बड़ा नाम, शोहरत, बड़े पैसे मिले, लेकिन अचानक इस मैनेजर की मौत हो जाती है और ये डेड हो जाता है। सो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि हमारी कंपनी के लिए एक झटका है, एक नुकसान है, एक लॉस है। सो इसको हम कहेंगे इवेंट, लेकिन इसको ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। सर क्यों नहीं कहेंगे ट्रांजैक्शन? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है हमने कि अकाउंटेंसी में और अकाउंटिंग में जो पहला स्टेप होता है दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन। सर हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है, दैट इज कॉल्ड योर आइडेंटिफिकेशन। हमने आपको पढ़ाया था कि हमने वही चीजें रिकॉर्ड करनी है जो चीजें जिनका मॉनिटरी वैल्यू होगा, जिसका कोई मॉनिटरी वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने 5 रुपए में पेंसिल खरीदा, दिस इज योर 5 रुपीज, दिस इज योर मॉनिटरी वैल्यू, दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन। और यही आइडेंटिफिकेशन में आएगा, यानी इन्हीं चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चीज जिसका आपको मॉनिटरी वैल्यू है वही चीजें बस रिकॉर्ड करनी है। सो कहने का मीनिंग यह है कि इवेंट और ट्रांजैक्शन में यही डिफरेंस है कि ये ट्रांजैक्शन जो है इसमें मॉनेटरी वैल्यू आता है, लेकिन इवेंट कोई भी हो सकता है। इसमें मॉनेटरी वैल्यू भी आएगा और इसमें कोई वो आएगा जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में समझाया कि ये आपका मैनेजर था जो डेड हो गया, यहां पे जिसकी डेथ हो गई, लेकिन ये कोई मॉनेटरी वैल्यू इसका था ही नहीं। सो ये इवेंट तो है बट ये ट्रांजैक्शन नहीं है। सो अब क्या कहेंगे? दूसरी एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कंपनी का 5 लाख रुपीज नुकसान होता है, या तीसरी एग्जाम्पल, अगर मेरी कंपनी में मैं एक मशीन लाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक बिजनेस फर्म है जहां पे ऑयल प्रोड्यूस होता है फॉर एग्जाम्पल, और इस ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक मशीन की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये मशीन जब लाता हूं तो मैं कुछ पैसे देता हूं ना दुकानदार को ये मशीन लाने के लिए। तो जैसे ही मैंने कुछ पैसे दिए और ये मशीन लाया, इसको मैं कहता हूं ट्रांजैक्शन। क्या ये इवेंट है? यस सर, इट इज इवेंट। क्यों? क्योंकि इवेंट में दोनों चीजें आते हैं। इवेंट में आपका मॉनिटरी में कोई चीज होगा, कोई हैपनिंग होगी, वो भी आएगी, और नॉन मॉनिटरी हैपनिंग भी आएगी। जैसे कि आपका जो मैनेजर था वो डेड हो गया था, लॉस तो हुआ था, लेकिन ये मॉनिटरी लॉस नहीं था। सो यहां पे जो ये लॉस हुआ, जो इसकी डेथ हुई, ये भी इवेंट है लेकिन ये ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन जो मशीन मैंने लाई पैसे देके, ये भी इवेंट है बट इट इज ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कि उस चीज को आइडेंटिफाई करना कि अगर उसका मॉनिटरी वैल्यू है तब जाके आप उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था मेजरमेंट, यानी अब मैंने लाई, ये मशीन लाई, कितने पैसों में लाई, यानी इसकी क्वांटिफिकेशन, कितने पैसों में लाई। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था यहां पे आपका कम्युनिकेशन से पहले हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग है यहां पे। रिकॉर्डिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही हमें पता चला कि ये हमने कितने पैसों में लाई ये मशीन, तो वो हम फिर रिकॉर्ड करते हैं आपके बुक्स में, ठीक है, करते हैं रिकॉर्ड आपके बुक्स में, जिसे आप कहते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। इसके बाद जब मैंने ये रिकॉर्ड भी किया बुक्स में, अब मैंने यहां पे ये कम्युनिकेट करना है, यानी डिसेमिनेट करना है, यानी लोगों तक पहुंचाना है। सर क्यों? क्या जरूरत पड़ी कि इन चीजों को, यानी मैं कोई मशीन लाता हूं, मेरी बिजनेस में लॉस होता है या मुझे प्रॉफिट आता है, मेरी बिजनेस में कितना एसेट है, मेरी बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज है, सर क्यों मुझे ये लोगों तक पहुंचाने हैं?
क्यों मुझे ये डिसेमिनेट करना है, क्यों मुझे इसकी इंफॉर्मेशन एक तो कंपनी के अपने मेंबर्स को देनी है, दैट इज विद इन द कंपनी, विद इन द फर्म, और दूसरी यही इंफॉर्मेशन जाती है आपको आउटसाइड द फर्म। सर क्या जरूरत है मुझे ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की? जरूरत है, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे क्यों जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा पाज रखिए, ये हमने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब क्या पढ़ना है आज पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक हमने कंप्लीट किया था पहले लेक्चर में, और आज का जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन यानी जो ये आपकी अकाउंटिंग है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, यानी आपकी अकाउंटिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन हुआ आपका बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन हुआ आपका कोई एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन हुआ आपका या प्रॉफिट वाला बिजनेस या नॉन प्रॉफिट वाला बिजनेस। प्रॉफिट वाला बिजनेस क्या होता है? आप एक दुकान चलाते हो, आप एक बिस्किट बेचते हो, 4.5 रुपए में आपको पड़ा है, यानी 4.5 रुपए में आपने खुद खरीदा है, लेकिन आप 5 रुपए में बिस्कुट बेचते हो। यहां पे बिस्किट का एक पैकेट, यानी आपने 0.5 रुपीज यहां पे कमाए। सो ये आपकी एक प्रॉफिट वाली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई। सर क्या अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में नॉन प्रॉफिट भी ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं? यस सर नॉन प्रॉफिट क्यों? देखो नॉन प्रॉफिट कैसे, जैसे कि आपके एनजीओज हो गए, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट हो गई, जैसे कि आपकी सोसाइटी हो गई, जैसे कि आपके लोकल अथॉरिटी हो गई, जिनको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल फंड्स आते हैं गवर्नमेंट के जरिए इन कंपनीज को, फॉर एग्जांपल आपकी पंचायत को, फॉर एग्जांपल आपके म्युनिसिपल कमेटी को फंड्स आते हैं, तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, दैट्स अकाउंटिंग। तो वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए है, उनको अपने फायदे के लिए ये चीजें रिकॉर्ड नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, क्या ये प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है या नॉन प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है या बोथ, तो आप आंसर करना बोथ, ठीक है। ओके, तो ये थी एक और टर्म आपकी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, फिर रिकॉर्डिंग पढ़ा, फिर इसके बाद हमने कम्युनिकेट किया यानी डिसिमिनेट किया, ठीक है, और इसी में ये था ऑर्गेनाइजेशन। अब जब मैंने आपको यहां पे पढ़ाया था कम्युनिकेशन, सर मैंने ये जो मैं बना रहा हूं ये रिकॉर्ड अपने बिजनेस का, कि मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, मुझे क्या लॉस हुआ, मेरी बिजनेस में कितने एसेट्स है, मेरे बिजनेस में कितने लायबिलिटीज है। देखो बेटा, पहले ही लेक्चर्स है, जिन बच्चों को नहीं पता है एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, आओ माय डियर फ्रेंड्स पढ़ते हैं एसेट क्या होता है। एसेट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल मुझे पैंट शर्ट या बाकी चीजें जो क्लॉथिंग वाली चीजें हैं वो मुझे बनानी है, तो मुझे अपनी मशीन इस बिजनेस फर्म में मुझे क्या जरूरत पड़ेंगे? मुझे अपनी इस बिजनेस फर्म में मशीनों की जरूरत पड़ेगी जो सिलाई करेंगी, मुझे धागे की जरूरत पड़ेगी यानी थ्रेड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बाकी सारी चीजों की। लेकिन जैसे ये मेरी मशीन है, ये मुझे वहीं पर है, इसका अगर मैं कभी कल बेचूं, अगर मैं इसको कल बेचूं तो मुझे कोई कुछ ना कुछ पैसे तो आएंगे। इसी तरह से लैंड अगर मैं यहां पे ले रहा हूं, अगर मैं खरीद रहा हूं कोई लैंड, कल को मैं अगर मैं बेचूंगा इस लैंड को तो मुझे तो पैसे मिलेंगे ना, इसी को हम कहते हैं एसेट्स, ठीक है। यानी लैंड जो आपने खरीदी है अपने बिजनेस के लिए या मशीनें जो आपने खरीदी है अपने बिजनेस के लिए, उनको आप कहते हैं एसेट्स, ठीक है। और इसी तरह से लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज होती है आपका जो कर्जा देना होता है, यानी आपने जो उधार पे कोई चीज है जो आपको वापस करनी है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल समझाता हूं, आप किसी शॉपकीपर से यहां पे गुड्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप जाते हो उस शॉपकीपर के पास, आप लेते हो वहां से चाय, आप लेते हो वहां से साल्ट, आप लेते हो वहां से तेल, बाकी सारी चीजें, तो आप 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद इसको ये पैसे देते हो, एट ए टाइम नहीं देते हो क्योंकि आप क्रेडिट पे लेते हो, यानी आप उधार पे लेते हो। सो 10 दिन 15 दिन के बाद जब आप उसको पैसे वापस करते, आप उसको पैसे तो वापस करने ही है, ठीक है, तो आपके लिए वो लायबिलिटीज बनेंगे, यानी आपको पैसे वापस करने हैं ना शॉपकीपर को कभी ना कभी, तो आपको वो लायबिलिटीज है, यानी आप मान के चलो कि मुझे अभी कर्ज है, मुझे अभी लायबिलिटी है जो मुझे वापस करनी है, ठीक है। लेकिन यहां पे समझना इसी शॉपकीपर के लिए आपकी लायबिलिटीज एसेट बनेगी,
क्यों? क्योंकि शॉपकीपर को पता है कि मुझे कभी ना कभी इस वाले बंदे से पैसे आएंगे, तो इसको क्या मिला? एसेट। इसको ये एसेट है, लेकिन जिस बंदे को देना है पैसे उसके लिए तो लाइबिलिटीज है। ठीक है, अब यहां पे एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, एसेट और लाइबिलिटीज। ओके, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन था कम्युनिकेशन में मैं दो लोगों को कम्युनिकेट करता हूं, यानी जो मैं रिकॉर्ड करता हूं, मेरा प्रॉफिट हुआ, मेरा लॉस हुआ, मेरे एसेट्स कितने हैं मेरी बिजनेस में, मेरे लाइबिलिटीज कितने हैं मेरी बिजनेस में, वो मैं यहां पे डिसेमिनेट करता हूं, वो इंफॉर्मेशन में यहां पे बाहर निकालता हूं। एक तो मैं देता हूं आउटसाइड द फर्म, एक तो मैं वो इंफॉर्मेशन देता हूं बाहर वाले लोगों को, और दूसरी विद इन द फर्म, विद इन द फर्म। ठीक है, लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन है सर व्हाई आउटसाइड द फर्म, व्हाई विद इन द फर्म, मुझे क्यों इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है? देखो 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 देखो, यहां पे समझते हैं, यहां पे समझते हैं। देखो यहां पे इसने लिखा है कि पहले जो इंफॉर्मेशन आप खुद के लोगों को देते हैं उसे आप कहते हैं इंटरनल। यानी दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे आपके होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। यानी जो इंफॉर्मेशन आपने बनाई यहां पे, जो आपने रिकॉर्ड किया बुक्स में, वो इंफॉर्मेशन आपको देना है यहां पे। बाद में कौन पढ़ेगा उसको पढ़ेंगे यहां पे इंटरनल यूजर्स, यानी आपके कंपनी के लोग। कौन कौन है आपके कंपनी के लोग? आपके चीफ एग्जीक्यूटिव, आपके फाइनेंशियल ऑफिसर, आपके वाइस प्रेसिडेंट, आपके मैनेजर्स, आपके प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, ये सारे लोग जो आपके कंपनी में हैं। और यहां पे आपकी टेक्स्ट भूल गई है लिखना, आपके एम्प्लॉयज, आपके एम्प्लॉयज भी इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, वो भी आपके इसी इंटरनल में आते हैं। ठीक है, और दूसरी बात एक्सटर्नल यूजर्स, यानी जो अब यहां पे एक रिपोर्ट बनेगा, यानी रिपोर्ट कब बनता है यहां पे आपको, या तो बनेगा वीकली, या तो बनेगा मंथली, या बनेगा क्वार्टरली। सर कौन सा रिपोर्ट? ये जो बिजनेस वाली एक्टिविटी है, ये आपने क्या किया, आपके पास कितने एसेट्स है, आपको प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस हुआ, क्या हुआ, ये रिकॉर्ड बनता है या तो वीकली, या तो डेली, या तो मंथली, या तो क्वार्टरली। सर डेली कौन बनाएगा? डेली बनाएगा आपका शॉपकीपर, जिसका छोटा मोटा बिजनेस है, वो डेली अपना कॉपी मेंटेन करेगा। अच्छा मैंने इतने लोगों को ये दिया, इतने लोगों को उधार दिया, अच्छा मैंने आज इतना पैसा कमाया। ठीक है, तो ये डेली रिकॉर्ड करेगा, ये जो छोटा मोटा बिजनेस है। इसी तरह से वीकली, जो इससे थोड़ी सी बड़ी फर्म्स है, इसी तरह से मंथली, और इसी तरह से क्वार्टरली और ईयरली। ईयरली कौन बनाएगी? आपकी बड़ी बड़ी फर्म्स, आपकी बड़ी बड़ी फर्म। जो आपका बैंक है ये भी ईयरली यहां पे अपना रिपोर्ट निकालता है कि आपका जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, इसको इस बार कितना घाटा हुआ, इसको इस बार कितना प्रॉफिट आया। ठीक है, ये एक साल के बाद ये क्या निकालते हैं? अपना स्टेटमेंट। ठीक है, अपना रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालते हैं। इस चीज को हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट। लेकिन सर अब जो मेरा क्वेश्चन था वो था कि सर क्यों जरूरत पड़ी कि हमने ये फाइनेंशियल रिपोर्ट डिसेमिनेट करा अपने, यानी इंटरनल यूजर्स में भी और एक्सटर्नल यूजर्स में भी। इंटरनल यूजर तो हमने पढ़े, एक्सटर्नल यूजर कौन है? एक्सटर्नल यूजर है आपके इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन हुए? जो आपकी इस बिजनेस फर्म में पैसे लगाते हैं, जो आपकी इस बिजनेस फर्म में पैसे लगाते हैं। ठीक है, वो है आपके इन्वेस्टर्स। दूसरे क्रेडिटर्स, यानी बैंक, यानी अगर आप कल को बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, 2 साल के बाद आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे अरे बैंक भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। लेकिन बैंक तुम्हें पैसे क्यों देगा? क्यों देगा आपको पैसे? बैंक को क्या पड़ी है कि वो आपको पैसे देगा? आप इसको यही दिखाओगे अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट। खैर वो बताएंगे क्यों आपको ये फाइनेंशियल रिपोर्ट इनको दिखाना है। दूसरी बात, अब कौन है इसमें इंटरेस्टेड? एक तो इन्वेस्टर्स जो आपकी ये फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ेंगे, आपके क्रेडिटर्स यानी जो आपको पैसे देंगे उधार पे, ठीक है, आपके टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है, यानी जो आपको टैक्स लगाएंगे यहां पे, और आपके रेगुलेटरी एजेंसीज यानी जो रेगुलेट करेंगे अब आपके कंपनी को। ठीक है, यहां पे इसने बड़े अच्छे से समझाया है। देखो अब पहले बात करेंगे इन्हीं एक्सटर्नल यूजर्स की, जो आपकी ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ते हैं ना, ये एक्सटर्नल यूजर्स मैंने बताया कौन कौन है। आपके जो है लेंडर्स है, यहां पे आपका बैंक है, आपके अपने लोग हैं, यानी इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर। लेकिन क्वेश्चन था कि व्हाई, क्यों ये लोग यहां पे पढ़ेंगे आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को? देखो बेटा क्यों। अगर हम पहले इंटरनल यूजर की बात करें, यानी अगर हम ओनर की बात करें,
यानी अगर मैं इस कंपनी का ओनर हूं, मैं क्यों अपना रिपोर्ट पढ़ूंगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट? मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि मैं देखूंगा कि मेरी जो ये बिजनेस है, जो मेरा ये सेटअप है, जो मेरी ये फर्म है, क्या ये फाइनेंशियली हेल्दी है? क्या मैं घाटे में मत जाता हूं? क्या मुझे प्रॉफिट मिलता है? अगर मिलता है तो कितना मिलता है? या अगर मैंने इन्वेस्ट किया है, क्या मुझे वापस मिलता है इस इन्वेस्टमेंट में? इन्वेस्ट क्या होता है? इन्वेस्ट होता है जब मैंने यहां पे 1 लाख रुपए लगाया था इस बिजनेस को चलाने के लिए, जब मैं 1 साल के बाद देखता हूं मुझे 1,10,000 मिलते हैं, यानी मुझे 1 साल में 10,000 मैंने कमाए। सो यही देखता है ये ओनर कि क्या मुझे वापस रिटर्न मिलता भी है कुछ कि नहीं, क्या मैं प्रॉफिट में हूं या मैं लॉस में हूं। इसीलिए इस ओनर को या शेयर होल्डर को इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने ही इंटरनल यूजर्स की, डायरेक्टर्स की या मैनेजर्स की। ठीक है, मैनेजर क्यों पढ़ता है? क्योंकि मैनेजर को यहां पे मैनेज करना होता है। सर अगर मैनेजर मैनेज करेगा, सर इसके फंक्शंस क्या है? इसके 4 फंक्शंस होते हैं। वन इज योर POLC, यानी POLC यहां पे याद रखना, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजर। ठीक है, दिस इज व्हाट इज योर C इज योर कंट्रोलिंग, L इज योर लीडिंग और डायरेक्टिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एंड परफॉर्मिंग। ठीक है, यानी आपके जो ये मैनेजर है, आपके जो मैनेजर है उसका फंक्शन यही है कि वो यहां पे डिसीजन लेता है, वो यहां पे ऑर्गेनाइज करता है, वो यहां पे लीड करता है और वो यहां पे कंट्रोल करता है चीजों को। यानी उसको इसलिए पढ़ना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये कंपनी है कुछ चीजें बनाती है, फॉर एग्जांपल यहां पे ये आपके पैंट्स बनाती है, शर्ट्स बनाती है, कुछ और चीज बनाती है। अगर इस मैनेजर ने देखा कि मुझे ज्यादा खर्चा ही आता है, यानी मैंने 500 रुपीज मुझे यहां पे खर्चे हुए, लेकिन मैंने कितना कमाया? मैंने सिर्फ 400 रुपीज कमाए, तो कंपनी क्या जाती है? कंपनी घाटे में जाती है। दैट मीन्स 100 रुपीज घाटे में जाता है। तो ये मैनेजर यही देखता है कि मेरी जो कंपनी है जिसको मैं मैनेज कर रहा हूं, क्या इसकी परफॉर्मेंस क्या है? ये घाटे में मत जाती है? अगर ये घाटे में जाती है, क्यों जाती है? क्या मुझे एक्सपेंडिचर मत ज्यादा लगता है? यानी मुझे एक्सपेंडिचर मत ज्यादा लगता है जिसकी वजह से मेरी कंपनी घाटे में जाती है। तो इसी वजह से मैनेजर्स यहां पे ये इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में। आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आपके लेंडर्स, जो इस फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये लेंडर्स होते हैं जो पैसे देते हैं आपकी कंपनी को। अगर ये आपकी कंपनी में पैसे लगाते हैं तो क्यों लगाएंगे? ये इसीलिए आपकी कंपनी में पैसे लगाएंगे क्योंकि अगर आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि इनको कल उम्मीद रहेगी कि हमें यहां से कुछ ना कुछ वापस मिलेगा। कोई इंसान, कोई लेंडर, कोई क्रेडिटर कभी उस कंपनी में पैसे नहीं लगाएगा जो कंपनी ऑलरेडी डूब गई हो। यानी जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, ऑलवेज क्रेडिटर और लेंडर उसी कंपनी में पैसे लगाएगा। इसीलिए इस लेंडर को और इस क्रेडिटर को यहां पे आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़नी ही पड़ती है कि क्या ये कंपनी डूब मत गई है, क्या ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तब जाके ये लोग इसमें पैसे लगाएंगे। अब बात करते हैं आपके गवर्नमेंट की और आपके रेगुलेटरी एजेंसीज की, दैट इज योर सेबी। ठीक है सर, इनको क्यों पढ़ना पड़ता है इंफॉर्मेशन? इनको क्यों जरूरत पड़ती है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल रिपोर्ट? ये इसलिए पढ़ते हैं ये इंफॉर्मेशन क्योंकि इनको कल टैक्स लगाना है आपकी कंपनी पे। यानी आपकी कंपनी में कितना प्रॉफिट आ रहा है, इसी बेसिस पे तो ये टैक्स लगाएंगे ना। दैट इज वाई इनको भी हर साल ये आपका रिपोर्ट जाता है ताकि ये भी आपकी कंपनी पे टैक्स लगाए। ठीक है, सिर्फ टैक्स ही नहीं, एक और चीज, दैट इज लीगल ऑब्लिगेशन, यानी ये आपकी कंपनी के लिए रूल्स सेट करे। जो आपके कंपनी एक्ट 2013 वाले जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, वो आपकी कंपनी पे लागू होते भी है कि नहीं? क्या आपकी कंपनी में लेबर वाला मसला है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं? ठीक है, ये सारी चीजें आपके ये रेगुलेटरी एजेंसीज देखती है, इसीलिए वो लोग भी आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को यहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थी बात आपके कम्युनिकेशन की, हमने ये कम्युनिकेट करना पड़ता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये कम्युनिकेट अब किया हमने किन लोगों के लिए? इंटरनल यूजर्स ने भी ये कम्युनिकेट किया, उन्होंने भी पढ़ा, और एक्सटर्नल यूजर्स ने भी पढ़ा। अब क्वेश्चन आने के चांसेस कहां पे है? क्वेश्चन आने के चांसेस है आपके यहीं पे कि इंटरनल यूजर कौन कौन है आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट का,
और एक्सटर्नल यूजर कौन कौन है। यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है इसमें से क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि एनसीईआरटी ने कवर किया है, एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो यहां पे इस वाले पोर्शन को आप ज्यादा से ज्यादा याद कर लीजिए कि कौन कौन है आपके इंटरनल यूजर्स और कौन कौन है आपके एक्सटर्नल यूजर्स। लेकिन सर अब मुझे यहां पे समझ आया कि इंटरनल यूजर ने ये पढ़ा, एक्सटर्नल यूजर ने ये पढ़ा, क्यों पढ़ा ये भी हमने देखा। लेकिन जो मेन चीज है यहां पे, जो प्राइमरी फंक्शन है कि क्यों यहां पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपका मैनेजर पढ़ता है, वो इसलिए क्योंकि उसको डिसीजंस लेने होते हैं। सर क्यों डिसीजंस, कौन से डिसीजंस? ये आपके डिसीजंस लेता है। फॉर एग्जांपल अभी भी मैंने आपको समझाया था, अगर आपकी कंपनी में 500 रुपीज का एक्सपेंडिचर होता है, यानी आपको कंपनी में कोई चीज बनाने के लिए 500 रुपए का खर्चा आता है, जब ये कंपनी इस चीज को बेचती है, ये इसे बेचती है 450 रुपए में, यानी घाटा कितना हुआ आपका 50 रुपए। तो यहां पे ये जो मैनेजर है ये देखेगा कि घाटा क्यों हुआ, अब ये यहां पे डिसाइड करेगा, अब ये डिसीजन करेगा कि भाई यार एक्सपेंडिचर थोड़ा कम करो, भाई थोड़े से सस्ते मटेरियल्स यहां पे लगाओ, ठीक है, या अरे भाई यहां पे रेट ज्यादा फिक्स करो, अगर 500 रुपए एक्सपेंडिचर आता है तो आप 700 रुपए का ये बेचो, ताकि कम से कम 200 रुपीज तो प्रॉफिट आएगा। यहां पे इसीलिए हमने इंफॉर्मेशन उनको पढ़नी पड़ती है ताकि वो बाद में डिसीजंस ले। यहां पे एक जबरदस्त टर्म आपकी एनसीईआरटी ने लिखी है कि ये जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये आपका एक मीन्स है, और ये जो आपका डिसीजन मेकिंग है, फिर ये जो आपका डिसीजन है, दिस इज योर एंड। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर मीन्स क्या हुआ और एंड क्या हुआ? देखो बेटे, देखो माय डियर फ्रेंड, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे अभी पढ़ रहा हूं और पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूं, तो ये जो मेरा पार्ट टाइम जॉब है दिस इज माय मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लेकिन मेरी एम है, मैं पढ़ रहा हूं कि मैं कल को आईएएस ऑफिसर बनूं, सो मेरे एम में जो एंड है दैट इज माय आईएएस ऑफिसर। इसी तरह से डिसीजन इज योर एंड। यहां पे जो आपको कंपनी के मैनेजर को डिसीजन लेना है, दिस इज योर एंड, लेकिन ये डिसीजन कब लेगा? जब इसके पास ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। सो दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिकम्स द मीन्स एंड द डिसीजन दैट इज बीन टेकन बाय द मैनेजर बिकम्स योर एंड। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी ने यहां पे थोड़ा सा इसको कवर किया है, एलॉबरेटेड तो नहीं लिखा है बट थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखा है। ओके, इसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी है वो एक बार फिर से इसने रिपीट किया है कि ये जो आपकी अकाउंटिंग है, ये इसकी डेफिनेशन जो है ये स्टार्ट होती है आपके आइडेंटिफिकेशन से। मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, यानी आपको वही इवेंट लेना होता है जिसका ट्रांजैक्शन, जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है। और यहां पे ये लिखती है कि अकाउंटिंग एंड कहां होती है, यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपका बनता है। देखो बेटे, देखो माय डियर फ्रेंड, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारी चीजों का बना होता है, यानी एक कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, यहां पे हम दिखाएंगे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका होता है इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही होता है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कैश फ्लो। सर क्या चीज होता है ये? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये कैश फ्लो, इन तीनों चीजों को हम बोलते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यही होता है आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यही होता है आपका अकाउंटिंग रिपोर्ट। देखिए सर, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट एक कंपनी बनाती है जिसमें यह दिखाती है कि मुझे क्या प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, अगर लॉस हुआ तो कितना हुआ। और इसी पे फिर जो बाकी यूजर्स है, जो आपके लेंडर्स है, जो कल को कंपनी में पैसे लगाएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि अरे भाई ये कंपनी तो लॉस में जा रही है, ना बाबा ना, हमने तो नहीं लगाना है इस कंपनी में पैसे। ठीक है, अगर ये कंपनी टाटा, बिरला, अंबानी की तरह यहां पे प्रॉफिट कमा रही है तो सब लोग लगाएंगे इसमें पैसे। अरे भाई ये तो टाटाज है, बिरलाज है, अंबानीज है, लगाओ पैसे, इसमें तो प्रॉफिट आना ही आना है। तो ये बना आपका इनकम स्टेटमेंट। और ये इनकम स्टेटमेंट क्या मतलब क्या हुआ? यही कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसी को कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या हुआ आपका? बैलेंस शीट दिखाता है आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी आपकी कंपनी में कितने एसेट्स हैं। यानी कल अगर फॉर एग्जांपल आपने इस कंपनी में पैसे लगाए, आपने 1 करोड़ रुपए लगाए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए लगाए इस कंपनी में। अब देखना है कि अगर आपको लगता है कि इस कंपनी से मुझे पैसे वापस नहीं मिलते, तो आप देखेंगे इस कंपनी में एसेट्स कितने हैं। कल को जब एक कंपनी नीलामी पे आएगी, ये कंपनी अगर कल बंद हो गई, इसकी नीलामी होगी,
तो कम से कम आपके पैसे तो वापस आएंगे। कैसे आएंगे वापस? जब आप इस कंपनी के चीजें बेचोगे। फॉर एग्जांपल इस कंपनी में मशीन होंगे, फॉर एग्जांपल इस कंपनी में गुड्स होंगे, फॉर एग्जांपल इस कंपनी में ऑलरेडी फिनिश्ड गुड्स होंगे जो इसने माल बनाया होगा। तो आप वो चीजें बेच के इस कंपनी की नीलामी करोगे। वो चीजें क्या बनी आपकी? वो बनी आपकी एसेट्स। और लाइबिलिटीज तो अभी समझाई कि कर्जा, इस कंपनी को कितने लोगों का कर्जा है, दैट इज द लाइबिलिटीज ऑफ दिस कंपनी। सो बैलेंस शीट में हमें यही चेक करना होता है, बैलेंस शीट हमें यही दिखाती है कि इस कंपनी में एसेट्स ज्यादा है कि लाइबिलिटी ज्यादा है। इससे भी यही पता चलती है कि कंपनी ज्यादा स्ट्रांग है कि कंपनी घाटे में जा रही है, नुकसान में जा रही है। इसने मत ज्यादा लाइबिलिटीज ही है, इसने मत ज्यादा कर्जा ही लिया है। ठीक है। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था, ये भी हुआ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और थर्ड जो है आपका, दैट इज योर कैश फ्लो। ये भी पढ़ाएंगे। अगर देखेंगे, पहले हम सिलेबस देखेंगे आपके सिलेबस में कैश फ्लो है कि नहीं, अभी जहन में नहीं है कि है कि नहीं, जब होगा तो पढ़ाएंगे। लेकिन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट यहां पे आपके सिलेबस में है, वो तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक है। तो इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्योंकि इनकम से पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट से पता चलता है एसेट एंड लायबिलिटीज, दैट इज व्हाई इनको कहते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन अभी एक पॉइंट यहां से फिर याद आया, ये जो आपका इनकम स्टेटमेंट है, इससे हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। और जो यहां पे बैलेंस शीट है आपका, इससे क्या पता चलता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इस बैलेंस शीट को आप कभी कभी अपने बुक्स में पाओगे पोजीशन स्टेटमेंट भी। क्यों पोजीशन स्टेटमेंट? क्योंकि हमने देखना है हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है, एसेट्स ज्यादा है कि लायबिलिटीज क्या ज्यादा है। ठीक है ना बेटा? सो बैलेंस शीट का एक और नाम पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। अब यहां पे आपकी एनसीईआरटी फिर से रिपीट करती रहती है, तो यहां पे फिर से लिखा है कि ये जो आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये बन जाता है आपका मीन्स, लेकिन डिसीजन बन जाता है आपका एंड। तो फिर से ये चीजें रिपीट किए, तो इसलिए पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी ने यहां पे आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, और मैं ये आपको होमवर्क रखता हूं। ये सारे क्वेश्चंस ये आप कल मुझे बताना और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना इन सारे क्वेश्चंस का। देखो फिलहाल 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे बताता हूं, लेकिन सारे क्वेश्चंस आप खुद मुझे आंसर करना। यहां पे द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन एंड एंड्स विद, एंड कहां से होती है? आपकी कम्युनिकेशन में। ओके। अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यूज या मॉनिटरी यूनिट्स। अभी बताया कि वही चीजें, वही इवेंट्स आप यहां पे इंक्लूड करते हैं जिनका कोई मॉनिटरी कीमत होता है। और एक और क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, कौन सा इसके बाद में हो, उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजी, यानी अकॉर्डिंग टू द टाइम स्केल। यहां पे जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है या जो आपका अकाउंटिंग रिपोर्ट होता है, वो आपको इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना होता है। यानी पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर इसके बाद कौन सा हुआ, फिर इसके बाद कौन सा हुआ। जो बाकी चीजें यहां पे है वो मैं चाहता हूं कि आप वो खुद करें, आप देखें। और यहां पे क्लू भी दिया है कि ये से ही जेकेएसएसबी आपको क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी यहां पे थोड़ा सा भावुक हो गई है, यहां पे थोड़ा सा अपनी जो बड़ास है वो निकाली है। यहां पे इसने लिखा है यहां पे कि अब जब डिसीजन हुआ, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों के पास आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरनल यूजर्स ने भी पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपके एक्सटर्नल यूजर्स ने भी पढ़ा। ठीक है। लेकिन अब क्या मसला है? अब आपकी एनसीईआरटी जो है ये ज्यादा भावुक हो जाती है, तो इसने यहां पे कहा कि मैंने अपनी अकाउंटिंग को यहां पे 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया है। क्यों किया है? क्योंकि अकाउंटिंग इतनी बड़ी जा रही है, अभी सारे लोग अब फोकस कर रहे हैं अकाउंटेंसी पे, अकाउंटिंग पे ही। यानी नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं अकाउंटिंग में। पहले तो सिर्फ ये था आपके बैंक्स में, पहले सिर्फ था आपकी कंपनीज में। लेकिन आजकल अकाउंटिंग इतनी ज्यादा फ्लोरिश हो गई है कि इसको ब्रांचेस करनी पड़े। कौन कौन सी ब्रांचेस? यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये है आपकी 3 मेन ब्रांचेस, 3 मेन सब डिसिप्लिन ऑफ योर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग खुद एक डिसिप्लिन है, लेकिन इसके जो सब डिसिप्लिन है, जो इसकी ब्रांचेस है, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दीज आर द 3 मेन ब्रॉडली डिवाइडेड अकाउंटिंग डिसिप्लिन। सॉरी। अब पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। सर क्या होता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ही यही होता है
कि आपको प्राइमरली कंसर्न यहां पे करना होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। यानी आप यहां पे देखते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पहले यहां पे आपको बनाना होता है, आपको चेक करना होता है कि जो मेरी कंपनी है क्या ये सक्सेस में जा रही है, क्या ये लॉस में जा रही है, क्या इसकी फाइनेंशियल साउंडनेस है भी कि नहीं। ये हुआ आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या देखना होता है, ये हमें दिखाता है, इसमें हमें एनालाइज होता है कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ। अगर मैंने कोई चीज यहां पे बनानी है, अगर मैं मैन्युफैक्चर कर, देखो दो फर्म्स होती है, दो तरह की बड़ी बड़ी फर्म्स होती है। एक होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म और दूसरी होती है आपकी ट्रेडिंग फर्म्स। मैन्युफैक्चरिंग फर्म वो होती है जो चीजें बनाती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पे पैंट बनाना है तो ये मैन्युफैक्चर करती है, ये कॉटन लाएंगी, ये धागा लाएंगे, ये यहां पे मशीन्स लाएंगे और पैंट को बनाएंगे। ये हुई आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। दूसरा ट्रेडिंग फर्म। ट्रेडिंग फर्म क्या चीज करती है, यहां पे चीजें ऑलरेडी फिनिश्ड गुड है, ये तो बना है, पैंट है, शर्ट है, ये ऑलरेडी बना है, लेकिन अब इसका व्यापार करना है। अब यहां से ये बड़ी फर्म बेचेगी आपके सुपर स्टॉकिस्ट को, सुपर स्टॉकिस्ट बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को। तो इसी तरह से ये जो ये यहां पे ये एक सीरीज चल रही है, इसको आप कहते हैं ट्रेडिंग फर्म्स। ठीक है। अब जो यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें क्या पता चलता है, हमें यहां पे पता चलता है कि मुझे इस चीज को बनाने में कितना एक्सपेंडिचर आया। ठीक है। या अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूं तो मुझे इसमें कितना एक्सपेंडिचर आया। फॉर एग्जांपल ऑटो चला रहा हूं मैं यहां पे ऑटो चला रहा हूं तो मुझे कितना तेल कितना फ्यूल यहां पे कंज्यूम हुआ मुझे इस बंदे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है। दोनों चीजें, एक तो यहां पे आपका गुड भी और आपकी सर्विस भी, यानी आपके गुड को यहां पे बनाने के लिए और आपकी सर्विस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना यहां पे खर्चा आता है, ये देखता है। जब ये देखता है इसके बाद ये क्या करता है, यहां पे प्राइस फिर फिक्स करता है, यहां पे प्राइस फिक्स करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक पैंट को बनाने के लिए 300 रुपीज लगे तो मैं इसको 700 रुपए में बेचता हूं, यानी 400 रुपए अपना मुनाफा। मैं यहां पे फिर प्राइस फिक्स करता हूं, इसी को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। ओके। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, अब सिंपल होता है, इसमें होता है कंट्रोल ऑन द कॉस्ट, यानी कॉस्ट पे कंट्रोल होता है। यानी ये बोलेगा अरे भाई ज्यादा मत खर्चा करो, थोड़े से सस्ते चीज भी लगाओ इसमें। यहां पे जो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं उस पे आपको कंट्रोल करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि ज्यादा मत एक्सपेंडिचर होता है, कंपनी मत घाटे की तरफ जाती है बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये चीजें किसमें आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है। और फिर जाके यहां पे डिसीजन लेता है कि अगर मुझे यहां पे ज्यादा खर्चा आता है तो मैं खर्चे कम कैसे करूं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना मार्केट में अपना दुकान वहीं पे लगाता हूं जहां पे मुझे ये चीजें मिलती है। ओके। इसके बाद एक और ब्रांच है अकाउंटिंग की, दैट इज योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सबसे बड़ी यहां पे ब्रांच है, ये क्या चीज करता है, ये दोनों को देखता है। इसको देखना पड़ता है कॉस्ट अकाउंटिंग को भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इसलिए देखता है कि ये देखता है कि मेरे जो फर्म है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या ये घाटे में जा रही है, लॉस में जा रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग को इसलिए देखता है ताकि ये देखता है कि मुझे एक्सपेंडिचर मत ज्यादा लग रहा है चीजों पे, फिर मुझे चीजें जो बेचता हूं वो मत सस्ते दामों में मैं बेचता हूं, यानी मुझे कम मुनाफा मत आता है, मुझे कम प्रॉफिट यहां पे मत आता है। यानी इसीलिए इसको दोनों चीजें देखनी पड़ती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी। लेकिन इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यही मैनेज करना, इसका काम होता है फिर डिसाइड करना, डिसीजन मेकिंग का काम इसको सौंपा गया है। ठीक है। ये यहां पे डिसाइड करता है, यानी ये मैनेजर यहां पे फिर डिसाइड करता है, इसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये डिसाइड करता है, फिर उसको फिर डिसाइड करना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। किस चीज के लिए, आपके प्राइसिंग के लिए, आपकी बजटिंग के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर इसको डिसाइड करना होता है कि अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है। उसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। इतना ही नहीं, इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को और भी ज्यादा काम सौंपे गए हैं, दैट इज सेल्स फोरकास्ट, कैश फ्लो, परचेज रिक्वायरमेंट्स, मैन पावर कितना मुझे अब जरूरत है अपनी कंपनी में, मेरी कंपनी मत यहां पे एनवायरनमेंट को हजार्ड करती है, मुझे क्या ऐसे मेजर्स उठाने हैं जिससे एनवायरनमेंट भी बच जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे काम किसको आते हैं, इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। यहां पे देखते हैं। अब यहां पे आपकी एनसीईआरटी जो मैंने अभी भी बोला ये थोड़ी सी भावुक हो गई थी, तो इसने यहां पे लिखा कि आपकी अकाउंटिंग में अब बहुत सारी ब्रांचेस और ऐड हो गए हैं, क्योंकि ये इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ऐड हो गया, सोशल अकाउंटिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सारी चीजें अब इसमें ऐड हो गई।
ठीक है। अब यहां पे इस टॉपिक में थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि आपका ये जो एनसीईआरटी की किताब है इसको 300 पेज हम चाहते हैं कम से कम लेक्चर्स में, यानी 25 to 30 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि आप खुद भी फिर रिवीजन करेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी यहां पे पढ़ते हैं आप, ये सारी टर्म्स इजी है, इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। अब यहां पे एक नया टॉपिक है, दैट इज योर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी जो आपकी कंपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रही है, जो आपकी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रही है, जो आपकी कंपनी बैलेंस शीट बना रही है, ये कैसा होना चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो ये इसके सिफत के बारे में बोलता है, इसके एडजेक्टिव्स के बारे में बोलता है, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बोलता है। ये बोलता है कि ये होना चाहिए अंडरस्टैंडेबल और ये होना चाहिए यूजफुल। कौन होना चाहिए? यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और यूजफुल भी होने चाहिए। अब यहां पे इसने डिटेल्ड में लिखा है इसके क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है, व्हाट विल बी द कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है यहां पे आपका रियलेबिलिटी। यानी जो भी आप यहां पे इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, जो भी आप यहां पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज योर बैलेंस शीट, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो रियलेबल होना चाहिए। सर ये रियलेबल क्या है? अजान हो रही है, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रियलेबल क्या हुआ? यानी जो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये रियलेबल होना चाहिए। रियलेबल का मतलब क्या है? देखिए सर, रियलेबल का मतलब है कि जो ऑलरेडी इवेंट यहां पे हो चुका है, जो ऑलरेडी हैपनिंग हो रहा है वहां पे, जो ऑलरेडी इवेंट्स है, क्या ये कंपनी भी इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वही डिस्प्ले कर रहा है? दैट इज योर रियलेबिलिटी। यानी ये होना चाहिए, यानी जो हो रहा है इवेंट वहां पे ऑलरेडी वही डिस्प्ले होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इनके कितने एसेट्स हैं, एग्जैक्टली ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी, अपने बैलेंस शीट में भी इतने ही एसेट्स दिखाने चाहिए, ठीक है। ये हुई एक बात। दूसरी, यहां पे कोई एरर होने की गुंजाइश नहीं है। यानी अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहे हैं अपना, इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, इसमें कोई बियासिंग नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल फेथफुल होना चाहिए, ठीक है, ताकि कल को कोई इसको वेरीफाई कर सके। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये न्यूट्रल होना चाहिए और यहां पे ट्रस्टवर्दी फिर होना चाहिए। इसी चीज को हम कहते हैं रियलेबल। यानी आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अब यहां पे एक कैरेक्टर है इसका, दैट इज योर रियलेबिलिटी। यानी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रियलेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें ट्रुथनेस होनी चाहिए, इसमें नो बायसिंग होना चाहिए, इसमें जो हो रहा है, जो कंपनी में सच्चे में है, वही इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखना चाहिए। दैट इज योर रियलेबिलिटी। दूसरे क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है यहां पे? दैट इज योर रेलिवेंस। सर रेलिवेंस क्या चीज होता है? रेलिवेंस क्या चीज होता है? रेलिवेंस होता है कि इंफॉर्मेशन जो यहां पे अवेलेबल है टाइम टू टाइम, ये होना चाहिए ऐसा कि आपको इजी होगा फिर यहां पे डिसीजन लेने में। यानी आप यहां पे फिर जो अपना डिसीजन लेंगे कि क्या मुझे इस कंपनी में पैसे लगाना है, नहीं लगाना है, ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए यहां पे आपके लिए, ठीक है। इसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज योर अंडरस्टैंडेबिलिटी। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज होनी चाहिए, दैट इज योर अंडरस्टैंडेबिलिटी। यानी ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जो इसको पढ़ रहा है, चाहे कोई एक्सटर्नल यूजर है, चाहे कोई इंटरनल यूजर है, जो इसको पढ़ रहा है इसको समझ आना चाहिए, इसको समझ आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। इसको बिल्कुल ये एक इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। यानी कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल यही है, ए बेटर कम्युनिकेटर इज दैट जो मैसेज दे इस फॉर्म में जो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है। ये आपकी एनसीईआरटी यहां पे कोट करती है कि वही है एक अच्छी कम्युनिकेशन, जब आपकी जो ये मैसेज दे रही है वो मैसेज अंडरस्टैंडेबल है। सो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। लेकिन सर इसका एक और मतलब है यहां पे, इसका एक और मतलब है यहां पे, वो ये कि अगर ये कोई मेथड यूज करती है, आपकी एनसीईआरटी ने इसको नहीं लिखा है लेकिन मैं बताऊंगा, अगर आपकी ये फर्म आपकी कोई फर्म है, ये कोई मेथड यूज करती है आपकी बैलेंस शीट के लिए, आपके इनकम स्टेटमेंट के लिए, ये कल को ये मेथड चेंज नहीं करने चाहिए। यानी क्वार्टरली ये मेथड चेंज नहीं होने चाहिए, ये मेथड सेम रहने चाहिए। कौन से मेथड यूज करते हैं, ठीक है, यानी इनको कैलकुलेट करने में, दिखाने में। फॉर एग्जांपल अगर रुपीज लिखा है इन करोर्स, अगर मॉनेटरी वैल्यू लिखा है इन करोर्स, नीचे किसी और टेबल में ये मॉनेटरी वैल्यू इन रुपीज नहीं लिखना चाहिए। यानी बिल्कुल इट शुड बी इन ए कन्वीनियंट वे, इट शुड बी इन एन अंडरस्टैंडेबल वे, ठीक है। सो एक और प्रॉपर्टी जो है यहां पे आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, वो होना चाहिए यहां पे अंडरस्टैंडेबल। एक और है दैट इज कंपैरेबिलिटी।
सो एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि ये कंपेरेबिलिटी इसमें होनी चाहिए, यानी अभी भी मैं ऊपर बता रहा था आपको कि इसमें कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। वो ये कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं, इसमें डिफरेंट पीरियड्स में अगर आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक क्वार्टर में उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाला, फिर दूसरे क्वार्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाला, फिर तीसरे क्वार्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाला, यानी ये तीनों क्वार्टर्स में सिमिलर मेथड्स होने चाहिए, इनमें सिमिलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था ऊपर कि इनमें सिमिलर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर यहां पे रुपीज का यूज किया गया है तो यहां पे भी रुपीज का ही यूज किया गया है, होना चाहिए, यहां पे डॉलर्स का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, दैट इज योर फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग, यानी आप कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं रिपोर्टिंग के लिए। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डबल, सिंगल, आप कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं यहां पे, वो ज्यादा जरूरी होता है। वही फॉर्मेट आपको कंटिन्यूअसली यहां पे यूज करना है, इसी को कहते हैं कंपेरेबिलिटी। यानी जो भी आप कर रहे हैं यहां पे, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पे होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में वो सेम होना चाहिए, ताकि जिसको पढ़े, जो कल को पढ़े, उसको ईजी होना चाहिए कंपेयर करने में, उसको ईजी होना चाहिए इन चीजों को कंपेयर करने में। यानी फर्स्ट क्वार्टर में क्या था, सेकंड क्वार्टर में क्या था, ताकि अगर ये कल को कंपेयर करे, चीजों को देखे, या एक कंपनी और दूसरी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करे, तो ये इजी होना चाहिए इस बंदे को, अंडरस्टैंडेबल, और यहां पे इसको इजी इसलिए होना भी चाहिए क्या, ताकि ये कंपेयर करे चीजों को। ठीक है, सो ये थी आपके द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब कहेंगे कि अच्छा है, जब ये रेलिवेंट हो, जब ये अंडरस्टैंडेबल हो, जब इसमें क्या हो, कंपेरेबल हो, ये तीन चीजें, ये चार चीजें अगर इसमें होगी, तब जाके हम कहेंगे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, आपका फाइनेंस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है, इसके अच्छे चांसेस है आपको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तब जाके हम ये कहेंगे कि आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है ये सही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम भी थक गए हैं, कल यहां से हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग से, सॉरी ये तो बड़ा है, कल यहां से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग, यहां से हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।